इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक में अभी हम समझने वाले हैं कि भूमि किसे कहते हैं, भूमि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और भूमि का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो साधारण से साधारण शब्दों में भूमि का अर्थ जो सामान्य लोग लगाते हैं, हम तुम लगाते हैं, वह लगाते हैं धरती की ऊपरी सतह से, जिस पर हम चलते फिरते हैं, जिसके ऊपर हमारे मकान हैं और जिसके ऊपर हम खेती बाड़ी करते हैं, इससे ही हमारा अर्थ होता है भूमि से। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर भूमि का जो अर्थ है वो बड़े विस्तृत अर्थों में लिया जाता है, जो कि वास्तविक रूप से भूमि का अर्थ होता है। तो भूमि का जो अर्थ है यहां पर हम बहुत ही सिंपल ढंग से समझने वाले हैं और साथ ही यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो सबसे पहले डालते हैं कि भूमि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पर। तो परिभाषा है यहां पर प्रोफेसर मार्शल की कि उसने भूमि का क्या अर्थ लिया है। भूमि का अर्थ केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है। मार्शल क्या कह रहा है कि भूमि का अर्थ जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि जिस पर हम चलते फिरते हैं, जिसके ऊपर हम खेती करते हैं, केवल वही भूमि नहीं है, बल्कि क्या कह रहा है, बल्कि उन समस्त पदार्थों और शक्तियों से है जो प्रकृति ने भूमि, जलवायु, प्रकाश तथा ताप के रूप में मनुष्य की सहायता के लिए निःशुल्क प्रदान की है। इतनी बातें इसने भूमि के अंदर शामिल की हैं। अब क्या कह रहा है, क्योंकि सतह की बात तो मैं कर चुका हूं, ये कह रहा उन समस्त पदार्थों और शक्तियों से। अब वो समस्त पदार्थ और शक्तियों में क्या क्या उसने लिया है, जैसे जलवायु है, ठीक है जी, मौसम क्या होता है, बदलता रहता है, कभी सर्दियां आती हैं, कभी क्या होता है बरसात आता है, कभी जाड़ा आता है, तो इससे भी क्या होता है, मनुष्य प्रभावित होता है। तो ये भी क्या है, ये भी भूमि के अंदर ही शामिल है। प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है जिसमें गर्मी है, ठीक है, वो भी क्या है, भूमि में शामिल है, ठीक है। और प्रकाश की बात तो की है, क्योंकि बिना प्रकाश के धरती पर जीवन संभव नहीं है। और प्रकाश से जो गर्मी प्राप्त होती है, ताप, वो भी क्या है, वो भी भूमि के अंदर शामिल है, ठीक है। और आगे बात की उसने कि यह जो प्रकृति ने दिया है, ये कैसे दिया है इंसान को, निःशुल्क, मतलब फ्री में दिया है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जो भूमि है मार्शल की दृष्टि से, कि केवल धरती की ऊपरी सतह ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जलवायु है, प्रकाश है, ताप है, ठीक है जी, ये भूमि में शामिल किए जाते हैं। ओके, ये तो मार्शल कह रहा है। अब यहां पर हम समझते हैं कि मार्शल तो अपनी बात है उसने कह दी, ये परिभाषा आपने याद करनी है। लेकिन आपको समझा देते हैं कि जो भूमि है, धरातल जो हमें दिखाई देता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, जिस पर हम चलते फिरते रहते हैं, एक ये तो भूमि में शामिल है। लेकिन इसके ऊपर, ठीक है, भी जो कुछ हमें मिलता है वो भी किस में शामिल है, भूमि में शामिल है, जमीन में शामिल है। और भूमि के अंदर, ठीक है, भूमि के अंदर जब खोदेंगे तो उसके नीचे जो मिलेगा वो भी भूमि में शामिल है। तो कौन कौन चीजें भूमि में शामिल होती हैं, जिससे कि हम इस टॉपिक को आसान से आसान भाषा में समझ सकें। तो देखिए, पहला आता है भूमि के अंदर धरातल पर, यानी कि धरातल पर जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, क्या दिखाई देती हैं, पर्वत है, पर्वत जैसे हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, मैदान है, ये भी हमें दिखाई देता है। यूपी का जो पश्चिमी इलाका है मैदान है, या भारत का जो उत्तरी मैदान है, या दुनिया के, केवल यहाँ पे भारत के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये मामला जो है पूरी दुनिया का है। तो पर्वत, मैदान, पठार, सागर, अरब सागर है, चाहे प्रशांत महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, भूमध्य सागर है, नदियां हैं, चाहे गंगा नदी है, चाहे डैन्यूब है, ठीक, झीलें हैं, तालाब है, मरुस्थल, पेड़ पौधे, पक्षियां, मतलब जो धरातल के ऊपर हैं, ये सारे के सारे किसमें शामिल किए जाते हैं, भूमि में शामिल किए जाते हैं। पशु, पशु आपने देखे होंगे, चाहे वो शेर है और चाहे वो आपकी भैंस है, वो भी पशु है। पक्षी आपने देखे होंगे, कौन कौन से पक्षी देखे आपने, जैसे तोता देखा होगा आपने, ठीक है, मैना देखा होगा, और बहुत सारे चीजें हैं। तो कुल मिलाकर धरातल पर हमें क्या दिखाई देते हैं, पर्वत है, वो भी भूमि है, मैदान है, ठीक है जी, वो भी भूमि है, पठार है, तिब्बत का पठार है, वो भूमि है, सागर है, महासागर है, नदियां, झीलें, तालाब, मरुस्थल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब कहाँ रहते हैं, ये जमीन के ऊपर रहते हैं। तो ये भी भूमि में शामिल है। ओके जी, पहला वाला भाग हो गया। दूसरा है धरातल के अंदर। अब बात की हमने कि भूमि के नीचे जो खनिज पदार्थ हैं वो भी भूमि में शामिल है भाई। किसमें शामिल है,
भूमि में शामिल हैं। अब भूमि के अंदर खनिज पदार्थ, कुछ उदाहरण लिए हमने, जैसे लोहा है, तो लोहा आकाश में तो मिलेगा नहीं, कहाँ मिलता है? खदानों में मिलता है, खोदना पड़ता है जमीन के अंदर, इसलिए कहा धरातल के अंदर। तो लोहा है, सोना, चांदी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, अभ्रक, टिन, न जाने कितने ही तत्व हैं, ठीक है, जो कि कहा है? धरातल के अंदर हैं, और जिनका हम उपयोग करते हैं, ओके, वह भी किस में शामिल है? वह भी भूमि में शामिल है, ओके, धरातल के अंदर। और तीसरा आता है धरातल के ऊपर। भाई धरातल के ऊपर यानी कि पृथ्वी को छोड़कर ऊपर, जिसकी मैं बात पहले कर रहा था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर भी क्या है? भूमि है। उसमें क्या क्या है देखे भैया, हवा है, ठीक है, बिना हवा के तो हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है, धूप है, ठीक है, बारिश है, मौसम, जलवायु, सर्दी, गर्मी जो हमें महसूस होता है, ये भी क्या है? भूमि का ही भाग है, ओके। अब जो सूर्य, जो ऊपर से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है हमारे लिए, तो तब दिन में क्या होता है? उजाला होता है, उसे हम दिन कहते हैं, तभी हमारी दिनचर्या चलती है दुनिया में, ठीक है जी। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश, जो हवा है जिसमें ऑक्सीजन है, जिसके बलबूते हम जी रहे हैं, ये भी किसका भाग है? ये भी भूमि का भाग है, ये भी लैंड का भाग है। तो भूमि के अंदर क्या क्या आते हैं याद रखना भैया। धरातल पर, इनके धरातल के ऊपर जो है ये सब बता दिए। धरातल के अंदर खनिज पदार्थ आते हैं, जिनको कि मनुष्य वर्षों से निकालता आ रहा है, आगे भी निकालता रहेगा। और धरातल के ऊपर जो हवा है, ठीक है जी, जो धूप है, जो बारिश होती है, जो मौसम, जलवायु, सर्दी, गर्मी जो हमें महसूस होती है, ठीक है, जिससे इंसान प्रभावित होता है, ठीक है जी, ये सारी चीजें क्या करती हैं? भूमि को बनाती हैं। तो ये तीन चीजें यदि आपने याद रख दी, तो समझ लीजिए भूमि का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलने वाला है। तो अब सारांश में देखते हैं कि भूमि किसे बोलेंगे, कि भूमि की डेफिनेशन क्या होगी सारांश रूप में। ये तो प्रोफेसर मार्शल की है, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब सारांश में क्या कहा जा सकता है कि लैंड, व्हाट इज ए लैंड, भूमि क्या है, जमीन क्या है, ओके। भूमि के अंतर्गत वे समस्त पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रकृति ने मानव को निःशुल्क प्रदान किए हैं। जैसे देखो भाई, पर्वत है, मैदान, पठार, नदियां, झीलें, जो पानी आ रहा, नदियां जो बह रही, गंगा नदी बह रही है, डैन्यूब नदी बह रही है, यमुना नदी बह रही है, ठीक है, यांगटीसी यांग बह रही है, क्या इसके बदले इंसान पैसा देना पड़ता है उसको? क्या नदी को? ठीक है जी। जंगलों में जो पेड़ उगे पहले, क्या उसके बदले पैसा देना पड़ता है? यह धरातल को हमने बनाया, पृथ्वी को इंसान ने, कि 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? पृथ्वी का, जिसको हम भूमि कह रहे हैं। तो क्या इसको इंसान ने बनाया है? यानी कि धरती पर जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें प्रकृति ने इंसान को फ्री में दे रखी है भाई, निःशुल्क दे रखी हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भूमि के अंतर्गत समस्त पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रकृति ने मानव को निःशुल्क प्रदान किए हैं, तथा वे मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। अब देखें, जिन चीजों की बात हम कह रहे थे, ये इनमें जैसे हमने सागर है, तो सागर का यूज हम करते हैं, जैसे हमें नमक चाहिए तो सागर से लेते हैं। और जो सारा ट्रैफिक हो रहा है, ट्रेड का, व्यापार का, वो किससे हो रहा है? वो पानी के जहाजों से हो रहा है। जो सुएज नहर बनी है, ठीक है, जो दरपनामा नहर बन गई है, तो विश्व का अधिकांश जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। तो सागर का यूज है। सागर में मछलियां भी हैं, ठीक है जी। तो मछलियां कौन पकड़ रहा है? इंसान पकड़ रहा है, उनको खा रहा है, ओके जी। तो वह भी मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। इसी के माध्यम से इंसान धन भी कमा रहा है, पैसा भी कमा रहा है, ठीक है, रोजगार में लगा हुआ है। लाखों लोग क्या लगे हैं? समुद्र के जो मछलियां हैं उनके व्यापार में लगे हुए हैं, ओके जी। तो इस प्रकार से ये चीज आपने याद रखनी। ये तो सारांश रूप में हमने आपको बताई कि भूमि की यह परिभाषा होती है, ओके। अब बात करते हैं, ये तो परिभाषा हो गई मार्शल की। उसके बाद हमने आपको बता दिया कि भूमि में ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं, ठीक, केवल धरातल की ऊपरी सतह नहीं है जो हमको दिखाई देती है, ओके जी। और जब हवा की बात हम कर रहे हैं, तो हवा हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये बात भी पक्की है ना। इसके अलावा जैसे वायु दाब है, ठीक है जी, एयर प्रेशर है, तो वो भी किस में आएगा? भूमि के अंदर आएगा। क्योंकि यदि हमारे अगल बगल वायु का प्रेशर नहीं होगा, जैसे हम चंद्रमा पर सीधे चले गए, तो हमारी जो मांसपेशियां ये सारी फट जाएंगी। इसलिए वहां पर स्पेशल जो होता है वो सूट पहन के जाना पड़ता है कि उसके अंदर एयर प्रेशर बराबर बना रहे। लेकिन धरती के अंदर ये सुविधा हमें भगवान ने दे रखी है, जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, फ्री में दे रखा है, ठीक है जी। इसलिए हम इधर उधर आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंसान यहाँ जिंदा है, लेकिन चंद्रमा पे नहीं हो सकता भाई जिंदा, या बृहस्पति पर जहां भी है वहां जीवन नहीं है, ठीक है। तो एयर प्रेशर का होना भी, वायु दाब का होना भी हमारे लिए कितना जरूरी है। अब बात करते हैं विशेषताएं।
अब विशेषताएं यानी कि परिभाषा तो संक्षिप्त हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डिटेल भी हो गया। अब जानते हैं कि भूमि की क्या विशेषताएं होती है। और भूमि की विशेषताएं आपको याद हो गई, ठीक है जी, भूमि की विशेषता आपको याद हो गई तो समझ लीजिए ये सब कुछ याद हो गया। तो भूमि की विशेषताएं लेते हैं। पहला है उत्पादन का अनिवार्य उपादान है। उत्पादन का अनिवार्य उपादान है। उपादान को कारक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टर। तो उत्पादन यानी कोई भी उत्पादन करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए भाई? जमीन चाहिए। क्या चाहिए? जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। तो इसके बिना उत्पादन नहीं हो सकता है। तो उत्पादन का जो पहला उपादान है, पहला जो कारक है, ये फैक्टर है, वो भूमि है। और भूमि के बिना इंसान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अरे यदि जमीन नहीं होगी तो कहाँ रहेंगे भैया? हमारा कहाँ मकान होगा? कहाँ अस्तित्व रहा? आकाश में टंगे रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या है? उत्पादन का अनिवार्य उपादान है कौन? भूमि। श्रम नहीं, श्रम दूसरा वाला है। तो भूमि जो है उत्पादन का अनिवार्य उपादान है। इसके बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता है। और किस चीज का उत्पादन? कृषि का। और जितनी भी इंडस्ट्रीज आपके लगी हैं, किसी का भी उत्पादन नहीं होगा यदि जमीन नहीं होगी तो। ओके, अन्न कहाँ पैदा होगा? जमीन में तो होता है अन्न, ठीक है जी। नदी नाले कहाँ बह रहे हैं? जमीन में तो बह रहे हैं। ओके, तो उत्पादन का अनिवार्य उपादान है। ये वाली हेडिंग आपने याद रखनी है। दूसरा लेते हैं, भूमि उत्पादन का निष्क्रिय उपादान है। कैसा उपादान है? निष्क्रिय, पैसिव। मतलब भूमि जो है स्वयं उत्पादन नहीं करती है। स्वयं चावल का उत्पादन करके आपको नहीं देती है, स्वयं गन्ने का उत्पादन करके आपको नहीं देती है, सोना लेकर आपके घर नहीं देती है। ये तो समझ गए आप ना कि निष्क्रिय है। यानी कि भूमि में जितने भी खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं, यदि इंसान उनको नहीं निकालेगा तो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, ठीक है जी, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो भूमि उत्पादन का निष्क्रिय उपादान है, अर्थात भूमि किसी प्रकार का उत्पादन स्वयं करके इंसान को नहीं देती है, बल्कि इंसान क्या करता है कि भूमि में श्रम लगाकर, पूंजी लगाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो याद रखना है कि भूमि जो है वह कैसा उपादान है, कैसा कारक है? निष्क्रिय, किसी प्रकार का उत्पादन स्वयं करके नहीं देने वाली है, ठीक है जी। अगला है तीसरा, भूमि की पूर्ति सीमित है। जो भूमि है भाई, पूरे विश्व की बात हो रही है, पूर्ति सीमित है। पृथ्वी का आकार क्या है? सीमित है। कितना अनुमान लगाया गया है पृथ्वी के आकार का? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्षेत्रफल है। अब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है कि जनसंख्या बढ़ गई और इसका डबल हो गया, वह 100 करोड़ वर्ग किलोमीटर हो गया, या हमने पृथ्वी का क्षेत्रफल घटा दिया। मतलब पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, यानी कि भूमि का जो क्षेत्रफल है, वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। ना उसको घटा सकता है इंसान और ना उसको बढ़ा सकता है। इसकी पूर्ति क्या है? सीमित है। ओके, तो अगला है चौथा, भूमि स्थिर है। आपको भी लगता है कि भूमि स्थिर है? भूमि स्थिर है, पृथ्वी तो घूमती है, ठीक है जी, घूम रही है, लेकिन आपका जो मकान है, खेत खलियान है, जहां भी आप रहते हैं, शहर में रहते हैं चाहे गांव में रहते हैं, उसी जगह पे है ना। तो भूमि की एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। जैसे आदमी जाता है यहाँ से चलकर, चला जी कहाँ जा रहा है? दिल्ली जाना है। चलो भाई, दिल्ली से कहाँ जाना है? बेंगलोर जाना है। कहाँ जाना है? पांडिचेरी जाना है। इंसान तो इधर से उधर जा सकता है, लेकिन भूमि क्या होती है? एक ही जगह स्थिर रहती है। यह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होती है। जैसे आपका मकान है, खेत है, खलियान है, इनको कंधे में उठा के हम क्या करेंगे? दिल्ली जा रहे ले जाएंगे वहां? असंभव, ठीक है जी। ले भी जाएंगे तो लेकिन उसके नीचे तो बच ही जाएगा ना। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ क्या है कि भूमि स्थिर है, ठीक है जी, अपनी जगह खड़ी रहती है। जहां आपका मकान है, खेत खलियान है, वहीं पर रहेगा, कहीं इधर उधर भागने वाला नहीं है। अगला लेते हैं 5वें नंबर पर, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। भूमि क्या है? प्रकृति ने इंसान को कैसे दे रखा? फ्री में दे रखा भाई। जो पठार है, मैदान है, ठीक है जी, नदियां, झरने, सोना, तांबा, चांदी, ये सारी चीजें धरती में पड़ी हैं, ये कैसी है? निःशुल्क है। बताओ कि जो खोद रहा है, ठीक है जी, उसको क्या भूमि को कोई पेमेंट करना पड़ रहा है या पड़ा उसको? नहीं, ये तो भगवान ने या प्रकृति ने क्या कर रखा है? फ्री में दे रखी है। तो भूमि के बारे में याद रखना है कि जो भूमि है, प्रकृति ने भूमि के अंदर जितनी भी चीजें दे रखी हैं वो सब मुफ्त में है, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे जब भूमि मुफ्त है तो दिल्ली में हम, ठीक है, प्लॉट क्यों बिक रहे हैं भाई? क्या उसका इतने महंगे महंगे, ठीक है जी। या किसी भी शहर में, गांव में जमीन हम जब लेते हैं तो जब प्रकृति का फ्री उपहार है तो हमें तो वहां पैसा देना पड़ता है भाई। तो देखो भैया, जब धरती पर पहले पहले इंसान आया था ना,
तो उस समय इंसान कम थे, वो जहाँ चाहा वहाँ बस सकता था, जंगल काटो रहो बसो, ठीक है। उसके बाद समाज आगे चलता गया, ठीक है जी, बढ़ता गया, तो कुछ जगह पे इंसान स्थायी रूप से रहने लग गया, ठीक है, समाज बना, ओके जी। फिर राजाओं का शासन आया, फिर नियम कानून बने, ठीक है, उन्हीं के नाम जमीन कर दी, ठीक है। अब आधुनिक समाज में क्या हो गया कि जमीन जिन व्यक्तियों के पास है, कितनी जमीन है, उनके नाम है, लीगल है, तो जब उनसे हमें खरीदना पड़ेगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा ना, ठीक है जी। लेकिन ये पहले की बात हो रही है कि सब कुछ फ्री में मिला हुआ है, ओके जी। अगला है भूमि विभिन्न प्रकार की होती है। अरे भैया, ये क्या होता है? भूमि विभिन्न प्रकार की होती है। अब कैसे होती है? जैसे देखो भाई, भूमि में पर्वत भी हैं, तो कहीं मैदान है, ठीक है जी, कहीं पठारी मिलता है, तो कहीं सागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, ठीक है जी। तो भूमि क्या बताई जा रही है कि विभिन्न प्रकार की होती है। कि कहीं क्या होती है? उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। जिसे भारत में जो उत्तर का मैदान है उसमें अच्छी कृषि होती है, लेकिन थार का मरुस्थल है, ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन, हिमालय की, ठीक है, जिसमें अन्न नहीं उगाया जा सकता है, ये उगाया भी जाए तो ज्यादा नहीं होता है। तो विभिन्न प्रकार की क्या होती है? तो विभिन्न प्रकार की जमीन होती है, ठीक है जी। और उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। मरुस्थल में क्या पेड़ उगा देंगे, ठीक है, वहां कटीली झाड़ियां मिलती हैं, वो भी प्रकृति ने निश्चित कर रखा है। और हिमालय में चलेंगे ऊपर की तरफ, आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे, देवदार हो गया, ठीक है जी, ऐसे पेड़ मिलेंगे। और ऊपर जाएंगे तो फिर आपको बुग्याल मिलेगा, घास मिलेगा। तो कुल मिलाकर भूमि विभिन्न प्रकार की होती है, अर्थात भूमि में पर्वत मिलते हैं, कहीं मैदान मिलते हैं, ठीक है जी, कहीं उपजाऊ भूमि मिलती है, कहीं अनुपजाऊ मिलती है, कहीं पीली मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं लेटराइट मिट्टी, तमाम प्रकार की चीजें मिलती हैं, ओके। तो यह इसका मीनिंग होगा भूमि अनासवान है, अर्थात भूमि को इंसान नष्ट नहीं कर सकता है। यदि उसकी मर्जी आई, हाँ भैया क्या करना है, एक टुकड़ा पूरा कर देते हैं, बम पड़ गया हिरोशिमा नागासाकी में, तो क्या हुआ? उधर की जमीन पूरी नष्ट हो गई। अरे ऊपर का हिस्सा ही तो हुआ होगा, नीचे तक नहीं हो सकता है, ठीक है। इंसान भूमि को नष्ट नहीं कर सकता है, तो भूमि को क्या माना गया है? अनासवान है, यानी कि इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के लिए भले वो अनुपजाऊ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। याद रखना है कि भूमि अनासवान है। अगला है भूमि के अनेक उपयोग। अब देखिए भाई, भूमि का इंसान जो है, मानव, अनेक उपयोग कर सकता है। जैसे आपके पास खेत है, तो उस खेत में क्या कर सकते हैं? आप अपना मकान भी बना सकते हैं, ठीक है जी। उसमें आप क्या कर सकते हैं? गेहूं भी उगा सकते हैं, मर्जी है तो चावल भी उगा सकते हैं, मर्जी है तो सब्जी भी उगा सकते हैं, मर्जी है तो पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। तो भूमि का यूज जो है ना, वह अनेक प्रयोग कर सकता है इंसान, जो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ओके। तो भूमि के अनेक उपयोग हैं, ठीक है। एक ही जमीन के कई उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे बताया, मकान बना सकते हैं, कारखाना लगा सकते हैं, खेती-बाड़ी कर सकते हैं, ठीक है, गार्डनिंग कर सकते हैं। अगला है स्थिति तथा उर्वरता की दृष्टि से महत्व। कि भूमि की जो स्थिति हो, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन का बहुत असर पड़ता है स्थिति का। जो भूमि क्या है, शहर में है, माना कि आप दिल्ली में कनॉट प्लेस की बात करते हैं, या मुंबई का जो मेन एरिया है, वहां की जो जमीन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा महंगी है। क्या है? सबसे ज्यादा महंगी है। और जैसे जैसे उससे पीछे की तरफ हटेंगे, ठीक है जी, दूर हटते चले जाएंगे, तो भूमि की कीमत क्या होती है? घटती चली जाती है। तो जो मेन जगह होती है, लोकेशन, ठीक है, जिसकी ज्यादा डिमांड होती है, मांग होती है, उस भूमि की कीमत क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है जी। इसलिए शहरों की जो जमीन है वो महंगी होती है, और गांव की जमीन क्या होती? सस्ती होती है। तो लोग क्या कर रहे हैं? गांवों में अपनी जमीन छोड़कर, ठीक है जी, और शहर में जमीन ले रहे हैं, ठीक है, इतना सा टुकड़ा, और उसी में उनका पूरा परिवार पल रहा है। तो कहने का मीनिंग है कि जो भूमि शहर के नजदीक होती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे शहर से दूर चली जाती है जमीन, तो उसका महत्व घटता है और उसकी कीमत भी घटने लगती है। एक तो बात होगी लोकेशन की। अगला है उर्वरता। भूमि की जो उर्वरता है, ओके जी, वो भी अलग अलग होती है। तो जो उपजाऊ भूमि है, मतलब जिसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, यानी कि जो भी फसलें हैं अच्छे ढंग से उत्पादित की जा सकती, ज्यादा प्रोडक्शन देती है, तो उसका महत्व, कीमत भी ज्यादा होता है, ठीक है जी। और जो बंजर जमीन है, उबड़ खाबड़ है, उस जमीन की कीमत क्या होती है? बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, ओके जी।
तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि स्थिति तथा उर्वरता की दृष्टि से महत्व, यानी कि ज्यादा जो उपजाऊ भूमि है जिसमें अन्न जल्दी से पैदा हो सकता है तो धन देगा, शहर की भूमि है तो महंगी होगी, गांव की है तो क्या होगी, सस्ती होगी। तो ये तमाम सारी जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं किसकी हैं, भूमि की हैं। किसकी हैं, भूमि की हैं। तो ये विशेषताएं आपने याद कर लेनी है, ठीक है। आगे पीछे इनका क्रम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि हमने यहाँ लिख दिया और वही क्रम याद करने पे लगे हैं। आपने हेडिंग याद करनी है, ठीक है, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा टॉपिक, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भूमि का क्या महत्व है इंसान के लिए, भूमि का इंसान के लिए क्या महत्व है। तो ये हमारा दूसरा जो लेक्चर आएगा उसमें इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा।